नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल जस्ट टॉक पे। आज हमारे बीच एक बहुत ही खास मेहमान गेट एकेडमी भिलाई के डायरेक्टर एवं फाउंडर श्री उमेश भांडे सर आज हमारे बीच मौजूद हैं। एक इंटरव्यू के माध्यम से, कन्वर्सेशन के माध्यम से हम कुछ प्रश्न हैं जिनके उत्तर जानना चाहेंगे। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल। हाँ, थैंक यू सर, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि आपका बचपन कहाँ बीता और आपने अपना स्टडी कहाँ कंप्लीट? देखो, ऐसा है कि बचपन जो है वो निमपानी से स्टार्ट हुआ है। निमपानी जो है वो बैतूल डिस्ट्रिक्ट है। बैतूल डिस्ट्रिक्ट में जो पाढ़र एक जगह है, वहाँ से और भी 3 किलोमीटर एक विलेज है निमपानी। तो जो स्कूलिंग है वो सब वहीं से हुआ। जो प्राइमरी स्कूल था वो वहीं से हुआ, मिडिल स्कूल वहीं से हुआ। तो स्टार्टिंग में 1 से लेके क्लास 8 तक निमपानी जो विलेज था वहीं पे हुआ। तो मेरी जो बचपन की जितनी भी यादें सब वही की है। जितनी भी चीज़ें मैं सीखा हूँ या जब भी बैक माइंड में जब मैं जाता हूँ तो कि मेरे माइंड में कौन कौन सी चीज़ें याद आती है, तो वो जो विलेज है निमपानी वो बिल्कुल मेमोरेबल रहता है। उसके बाद जो पाढ़र जो जगह है उसे थोड़ी सी ज़्यादा आगे, मतलब जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है या फिर विलेज से थोड़ा सा ऊपर लेवल पे, तो वहाँ से 9 से लेकर 12 तक का मैं एजुकेशन लिया हूँ। तो मेरा ओवरऑल जो एजुकेशन रहा है 1 से लेकर 12 तक वो विलेज वाले माहौल में रहा है। तो इसको मैं लकी ही मानता हूँ कि मैं 1 से लेकर 12 तक जो अपना एजुकेशन लिया हूँ वो उस माहौल में लिया हूँ जो मेरे को लगता है कि बड़ा ही सूटेबल था। भले चाहे बहुत सारी चीज़ें हमको देखने को नहीं मिली, जिस टाइप से सिटी में बहुत सारी चीज़ें होती वो देखने को नहीं मिली, लेकिन जो एजुकेशन जो जैसा होना चाहिए था, जैसे हम बोलते हैं ना कि पुराने ज़माने में भगवान राम वगैरह भी मतलब अपने महल में थोड़ी अपना अध्ययन करते थे, वो लोग भी तो गुरुकुल समान जाते थे। तो मान लीजिए कि हम वो सब लोग लकी लोग हैं जो विलेज वगैरह में पढ़ते हैं। मान लीजिए कि वो गुरुकुल में ही पढ़ते हैं, उस टाइप का एजुकेशन जहाँ पे जो दुनियादारी जो है उससे हम दूर रहते हैं। और वो मेरे को लगता है कि स्टार्टिंग एज में वो बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो मैं अपने आप को लकी मानता हूँ कि मेरा एजुकेशन ऐसी जगह पर हुआ। लेकिन सर, अभी वर्तमान समय में हम ये देखते हैं कि आज के जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को हायर स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं, शहरों में पढ़ाना चाहते हैं। लेकिन जैसा सर आपने स्वीकार किया कि मैं बहुत लकी हूँ, अपने आप को बहुत लकी मानता हूँ कि मैंने ग्रामीण परिवेश में अपना पूरा अध्ययन किया। यदि कोई गांव में पढ़ रहा है तो वो बैकवर्ड मतलब पिछड़ेपन का शिकार है। नहीं, ऐसा नहीं है। एक्चुअली क्या है कि पेरेंट जो होते हैं वो बड़े इमोशनल होते हैं। वो अपने बच्चों को सबसे बेस्ट एजुकेशन देना चाहते हैं। तो जब हम जहाँ पे थे तो वहाँ पे सबसे बेस्ट जो था वही था जिस जगह पे थे। और अब क्या होते जा रहा है कि अब जो सिटी है वो बड़े जल्दी कनेक्ट होती जा रही है। विलेज और सिटी के बीच का डिफरेंस ज़्यादा बचा नहीं है। हम अगर वही की बात करें, जो पाढ़र जो जगह बताया और जो डिस्ट्रिक्ट बैतूल है, अब वो बहुत कनेक्टेड है, मतलब बहुत ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है और स्कूल्स वगैरह भी अच्छे ओपन होते जा रहे हैं। तो पेरेंट्स का हमेशा मानना है कि वो अपनी बेस्ट एबिलिटी से अपने बच्चों को एक अच्छा एजुकेशन देना चाहते हैं। तो मेरे को लगता है कि पेरेंट्स लोग हमेशा चाहते हैं कि वो एक अपने बच्चों को जितना ज़्यादा अच्छा एजुकेशन दे सके उतना अच्छा एजुकेशन देने का ट्राई करते हैं। बहुत बार पेरेंट्स लोग का ये भी मानना होता है कि एक अच्छे स्कूल में पढ़ेगा तो वहाँ पे एक माहौल होगा और चीज़ें ज़्यादा बेटर उसका फ्यूचर क्रिएट होगा। बट मेरा ऐसा मानना नहीं है। लेकिन फिर भी ये तो मैं अपनी जगह से देखता हूँ, तब मेरा ओपिनियन है। एक बच्चों का जो ग्रोथ होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि पेरेंट्स लोग कैसा केयर कर रहे हैं, किस तरीके से डिसिप्लिन मेंटेन कर रहे हैं। जैसे हम लोगों के ज़माने में पापा लोग, मम्मी लोगों का जो था वो डिसिप्लिन वाला पार्ट था बहुत ही अच्छे से। लेकिन जैसे आज मेरा बेटा है तो मेरा बेटा भिलाई के सबसे स्कूल अच्छे स्कूल में पढ़ रहा है, DPS दिल्ली पब्लिक स्कूल में पढ़ रहा है। तो मेरी जो एबिलिटी है, जो सबसे बेस्ट होगा जिस सिटी में मैं रहता हूँ तो मैं करवाऊँगा। तो वैसे सभी पेरेंट्स ना बेस्ट ही चाहते। कोई भी पेरेंट ऐसा नहीं चाहते कि वो कम एजुकेशन दे या थोड़ा कम क्वालिटी का दे। तो सभी लोग बेस्ट चाहते। अब वो डिपेंड करता है कि उस बेस्ट से रिजल्ट बेस्ट आ पाता है कि नहीं। हम बहुत बार देखते हैं कि जो विलेज में पढ़े हुए लोग रहते हैं या सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़े हुए लोग रहते हैं, वो दुनिया की बहुत अच्छी जगह पे है। हमारे खुद प्राइम मिनिस्टर, वो कोई थोड़ी किसी हार्वर्ड स्कूल से पढ़े हुए हैं या किसी फॉरेन से पढ़े हुए हैं, वो तो सरस्वती शिशु मंदिर और उसी में पढ़े हुए हैं। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत ऐसी जगह पे पढ़ते हैं जो बहुत ही ग्रामीण इलाका होता है, विलेज वाला इलाका होता है और दुनिया को जीतते हैं। और बहुत बार ऐसे लोग भी हैं जो बहुत दुनिया के सबसे अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं लेकिन वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाते। लेकिन इसमें किसी पेरेंट्स की कभी कोई गलती नहीं है। उनसे जो बन पड़ता है वो करते हैं, बस इतना ही है। तो सर, क्या हम ये मान सकते हैं कि किसी व्यक्ति के महान बनने या सफल होने में इसका कोई योगदान नहीं कि वो किस स्कूल से पढ़ा, वो किसी ग्रामीण स्कूल से पढ़ा या किसी शहरी स्कूल से? नहीं, मेरा तो ऐसा बिल्कुल भी मानना नहीं है। बस ये है कि लोग उस एनवायरनमेंट को बड़ा गुड मानते हैं जहाँ पे थोड़ा कंपटीशन रहता है। इस चीज़ को बड़ा ही पेरेंट लोग मानते हैं और मैं भी मानता हूँ कि कुछ हद तक रहता है। लेकिन किसी के जो सक्सेस वाला पार्ट है, उस सक्सेस वाले पार्ट में मैं नहीं मानता हूँ कि उसके सक्सेस वाला पार्ट इस बात पर बेस्ड होगा कि वो किस स्कूल से पढ़ा है, इवन वो किस कॉलेज से पढ़ा है, इस बात पर डिपेंड नहीं करता है। अगर किसी में एबिलिटी है, किसी में काबिलियत
काबिलियत है, किसी में डेडिकेशन है, उसकी विल पावर है, वो चाहता है कुछ करना, उसके पेरेंट्स लोग थोड़ा डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं, तो ये मैटर ही नहीं करता है कि वो बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ा है या नॉर्मल से स्कूल में पढ़ा है, जहाँ पे उसको बहुत सारी कमी थी, जहाँ पे छत से भी पानी गिर रहा था और वो टाटपट्टी पे बैठ के जो नीचे बैठ के पढ़ाई करते उसमें पढ़ाई की, ऐसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। काबिलियत वाली बात होती है कि एक व्यक्ति क्या चाहता है, और एक समय के बाद ही पता चलता है। इस अब क्लास कोई 5th में है, 8th में है, उसके पास उतना सेंस नहीं है कि मेरे को क्या बनना है या मैं क्या बनना चाहता हूँ। जैसे जैसे व्यक्ति बड़ा होता है उसके बाद उसका खुद का एटीट्यूड है कि वो कैसे क्रिएट करता है। एक पेरेंट्स एक समय तक ही किसी को गाइड कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा 12th तक। 12th के बाद जब वो अपने ग्रेजुएशन में जाता है तब तो पेरेंट्स लोग से इंडिपेंडेंट ही हो जाता है। अब उस समय वो क्या सोचता है इसमें पेरेंट्स लोग का कोई रोल नहीं है मेरे अकॉर्डिंग। मतलब सर हम ये मान सकते हैं कि सफलता के लिए ये सब मायने नहीं रखता कि आपका जन्म गांव में हुआ या आप गांव के साधारण स्कूल से आपने पढ़ाई की, ये सब बिल्कुल भी मायने नहीं रखता सर। नहीं, मेरे अकॉर्डिंग तो बिल्कुल भी मायने रखता, क्योंकि वो आपकी कंट्रोलिंग में नहीं है। आप किस घर में जन्म लोगे, आपके पेरेंट्स कौन होंगे, ये आपके कंट्रोलिंग में नहीं है कि आपके पेरेंट्स अमीर होंगे, सक्सेसफुल होंगे, फेमस होंगे या किसान होंगे, ये आपके हाथ में नहीं है। आपके हाथ में आपकी डेस्टिनी है जो आप क्रिएट कर सकते हो एफर्ट करके, और बहुत सारे पैरामीटर्स काम करते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग इस बात पर डिपेंड तो नहीं करता कि आप कहाँ पैदा हुए। सर अब हम जानना चाहेंगे आपसे, आप स्वयं एक इंजीनियर हैं, तो टीचिंग फील्ड में सर ये आप किस तरह आप डाइवर्ट हुए टीचिंग फील्ड में आना, या आपका फ्यूचर प्लान क्या था, आप बनना क्या चाहते थे? नहीं, ऐसा बनने का कुछ था नहीं। मतलब एक मिडिल क्लास फैमिली में जब हम रहते हैं तो ऐसे बहुत बड़े ड्रीम नहीं होते एकदम कि कुछ बहुत बड़ा बनना है, क्योंकि ड्रीम की भी अपनी लिमिटेशन होती है। मिडिल क्लास फैमिली में तो लोगों के ड्रीम की भी लिमिटेशन होती है। आई डोंट नो कि कई लोग की नहीं होती होगी, लेकिन मेरी तो थी। तो हम लोगों का ऐसा था कि एक अच्छा एजुकेशन लेना है और अच्छा गुड करना लाइफ में। क्या इस गुड का क्या मतलब होता है या कहाँ तक पहुँचना ये नहीं पता था। 12th तक तो ये था कि भाई जब हम 10th में थे तो ये था कि 10th में अच्छा स्कोर लाना है, बस अच्छा लगेगा पेरेंट्स लोगों को। बस 10th में अच्छा स्कोर लाने से लोग बोलते थे फ्यूचर बनेगा, हमको नहीं पता कैसे बनेगा, तो 10th में हम सिर्फ पढ़ते थे। फिर 12th में लोग बोलते थे कि 12th बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी से फ्यूचर बनता है, बट एग्जैक्टली नहीं पता कि कैसे बनता है। लेकिन 12th में हम एग्ज़ाम देने अपना जो 12th बोर्ड का एग्ज़ाम था उसको मन से पढ़े, अपना एग्ज़ाम दिए जितना बेस्ट हो सकता था, बिना जाने कि इसका एग्जैक्टली कैसे इफेक्ट पड़ेगा और इससे फ्यूचर कैसे बनता होगा नहीं पता। लोग बोलते थे तो हम भी करते थे, और पेरेंट्स लोगों को प्राउड फील होता था कि भी बोर्ड में अच्छा लाओगे। विलेज में तो वैसे भी थोड़ा सा माहौल रहता है पेरेंट्स लोगों के लिए कि बच्चा अच्छा कर रहा है कि नहीं कर रहा है। उसके बाद ये था कि चलो अब जो पापा हमारे थे वो उनका ये था कि उनको थोड़ा सा वो था कि वहाँ से निकल के और अच्छा हायर एजुकेशन ले सके, तो वो इंजीनियरिंग में फिर एडमिशन हुआ, इंजीनियरिंग करते गए। तो इंजीनियरिंग भी जब कर रहे थे तो ऐसा कुछ नहीं था कि टीचर बनना है। मेरा आईटी ब्रांच इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से मैं बी किया हूँ, तो मेरा ऐसा था कि सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करेंगे, और बी किए तो बी करने के बाद एक अच्छी सी जॉब लग जाएगी। कम से कम ऐसा तो होगा कि महीने के 50,000 रुपये तो कमा ही सकते हैं, और इतना तो बहुत होता है, 50,000 पर मंथ बहुत होता है। और जो आने वाले जो है जैसे मेरा जो भाई है, छोटा भाई या सिस्टर्स लोग हैं, उनकी लाइफ में एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन होगा, और यही थॉट के साथ हम स्टडी करते थे। ऐसा कुछ नहीं था कि कभी टीचर बनना है या कुछ ऐसा कोई ड्रीम है कि बहुत बड़ा व्यक्ति बनना है या फेमस बनना है, ऐसा कोई ड्रीम नहीं था। तो सर कोई ऐसा ड्रीम डिसाइड नहीं किए हुए थे उस समय में? नहीं, ऐसा कुछ भी डिसाइडेड नहीं था। ये था कि एक जॉब, एक अच्छी सी रेपुटेटेड जॉब होगी हमारे पास, और उससे हम अपनी लाइफ को वो करेंगे। मेरा हमेशा से मानना था कि पेरेंट्स लोग जो कर रहे हैं वो उनको कभी लगना नहीं चाहिए कि ये अपना बेस्ट नहीं दिया। तो हमेशा माइंड में रहता था कि अपनों को अपना बेस्ट देना है। उस बेस्ट से रिजल्ट क्या बनने वाला मेरे को तो आइडिया नहीं था, लेकिन मेरा ये था कि मैं टाइम वेस्ट नहीं करता था, बैठ के स्टडी करते रहता था। कि पेरेंट्स लोगों को प्राउड कराने वाला जो फील फैक्टर था वो मेरा बहुत इंपॉर्टेंट था मेरे लिए, तो मैं वहीं पे ज़्यादा फोकस करता था कि मैं जो भी करूँ उसके कारण पेरेंट्स लोगों को बड़ा अच्छा फील हो। तो फिर सर जब आप जॉब करना चाहते थे तो फिर जॉब से सर टीचिंग फील्ड में ये किस तरह आप? अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। एक्चुअली टीचर बनने का तो मेरा था नहीं। तो मैं जब बी के लास्ट ईयर में था तो गेट का प्रिपरेशन स्टार्ट किए। गेट का प्रिपरेशन क्योंकि हमारा जिस कॉलेज में मैं पढ़ता था उस समय कैंपस में प्लेसमेंट उतना नहीं था, तो ऐसा था कि चलो एमटेक करेंगे। उस समय हम लोग गेट के एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे थे कि एमटेक करने जाएंगे, एमटेक करने के बाद वहाँ प्लेसमेंट बड़ा अच्छा होता है, तो प्लेसमेंट होगा तो चलो लाइफ अच्छी बेटर बनेगी। तो मैं गेट की प्रिपरेशन कर रहा था, और गेट की प्रिपरेशन के बाद मैं एग्ज़ाम दिया। अब एग्ज़ाम देने के बाद फिर मेरा कुछ रैंक आया, फिर मेरे को आईआईटी में कुछ अच्छी जगह पे नहीं मिल पाया। तो फिर मेरे को लगा कि यार उतना अच्छा नहीं मिल पा रहा, चलो एक अटेम्प्ट और लूँगा, ड्रॉप ले लेता हूँ मैं। और तब तक मैं यहीं पे भिलाई से पढ़ा हूँ मैं, तो मेरे को लगा कि चलो भिलाई में कुछ दिन रहता हूँ, मतलब लगभग 8-10 महीने रहता हूँ, जो मेरा नेक्स्ट गेट का एग्ज़ाम होगा उसको मैं दे देता हूँ। अब मेरा ये था कि अगर मैं यहाँ पर रुका हूँ तो अब बी कंप्लीट हो चुकी है, तो घर से पर मंथ का जो पहले आता था अमाउंट 2000 के आसपास आता था मेरा पर मंथ, तो मेरे को लगा कि वो लेना बड़ा अजीब लगेगा। बी कंप्लीट हो गई है, उससे
फिर पेरेंट्स से पैसे मांगना थोड़ा सा ऑड है। तो मेरे को लगा चलो कुछ लोगों को पढ़ा देते, जिससे कि मेरा 2000-3000 तो निकल ही जाए, जो मैं रहने खाने का जो है वो निकल जाए। तो फिर मैं 1-2 लोगों को पढ़ाना चालू किया। अब 1-2 लोगों को पढ़ाना चालू किया तो उन लोगों को अच्छा लगा, वो लोग फिर माउथ कम्युनिकेशन, वो लोग दूसरे लोगों को बताए, फिर 2 से लेके 4 हुए, 4 से लेके 6 हुए, 6 से 8 हुए, 8 से 10 हुए, ऐसे नंबर बढ़ते गया। तो मेरा काम चल जा रहा था कि मेरा रहने खाने वाला पार्ट हो जा रहा था। फिर सडनली मेरे को इंटरेस्ट आने लगा कि लोग इतना रिस्पेक्ट देने लगे। बड़ा छोटा नंबर था, स्टूडेंट कम थे, लेकिन फिर भी मेरे को इंटरेस्ट आने लगा। अब इंटरेस्ट आते आते ऐसा हुआ कि फिर नंबर्स बढ़ना चालू हो गए। फिर लोग बोले कि सर आप गेट की क्लासेस लेना चालू करो, जबकि मैं खुद गेट नहीं किया था। तो मेरे को लगा गेट कैसे लूँगा करके, तो लोग बहुत फोर्स की, जो स्टूडेंट कम्युनिटी थी बहुत फोर्स की कि नहीं आप लीजिए। कुछ मेरे जो स्पेशल थे स्टूडेंट लोग, तो मैं लेना चालू किया। फिर मैं जब गेट की क्लास लिया तो मेरे को याद है कि जब मैं पहला बैच पढ़ाया तो उस साल टॉप 200 में 4 लोग आ गए। एक का रैंक 98 आया, एक का 115 रैंक आया, एक का 152, एक का 192, ऐसा रैंक आ गया। तो लोग मानने चालू कर दिए कि मैं बहुत ही अच्छा टीचर हूँ। वैसा था नहीं, मतलब मैं अपने से बेस्ट ट्राई करता था, लेकिन ऐसा भी नहीं था कि मैं बहुत ही ऐसा टीचर हूँगा। लोगों को बड़ा अच्छा लगता था, आई डोंट नो कि इतना अच्छा क्यों लगता था, लेकिन जैसे उस समय मेरा कंसेप्ट भी अच्छा नहीं था, ठीक ठाक कंसेप्ट था, लेकिन लोगों को बड़ा मैं कनेक्ट कर पाता था, ऐसा लोग बोलते हैं। तो वहाँ से स्टोरी चालू हुई और फिर मेरे को लगा कि ये जो पॉपुलैरिटी है या ये जो रिस्पेक्ट है, ये मैं कभी देखा नहीं था अपनी ज़िंदगी में जब से मैं पढ़ना चालू किया। क्योंकि हम विलेज में रहते थे, मिडिल क्लास फैमिली है, बहुत हाई क्लास के लोग भी रहते थे। तो हाई क्लास में तो हमसे अमीर लोग, हम तो मिडिल क्लास में थे। तो कई बार ऐसा डाउन वाला फील भी होता था, कुछ लोग कुछ बोल देते, कुछ लोग फील करवा देते थे। तो ये रिस्पेक्ट वाला पार्ट पहली बार मेरे को मिला, तो मेरे को लगा कि मेरे को ड्रॉप नहीं करना चाहिए। तो मेरे पास जॉब के ऑप्शन थे, BSNL में मेरे पास ऑप्शन था। तो मेरे को लगा कि पता नहीं इसमें क्या होगा, कितना मैं पैसा कमाऊंगा नहीं कमाऊंगा। तो मेरे को लगा कि इसको ऑप्ट करते हैं। घर वाले तो चाहते थे कि मैं BSNL ज्वाइन कर लूँ, या फिर मेरे जितने भी मेरे जो शुभ चिंतक लोग थे वो सभी लोग मेरे को सजेस्ट कर रहे थे कि BSNL एक गवर्नमेंट जॉब है, लाइफ सिक्योर रहेगी। तो सब लोग चाहते थे कि BSNL में ज्वाइन करूँ, मेरे जितने भी चाहने वाले शुभ चिंतक। बट ये मेरा इंडिविजुअल डिसीजन था कि मैं BSNL ज्वाइन नहीं करूँगा। ये मेरा इंडिविजुअल डिसीजन था कि मेरे को ऐसा फील होता था कि मैं पता नहीं क्यों अच्छा पढ़ा सकता हूँ करके, और जबकि ज़्यादा लोग नहीं थे। तो ये मैं थोड़ा रिस्क लिया कि मैं एक गवर्नमेंट जॉब को लेफ्ट किया और मैं एंजॉय किया टीचिंग में, और फिर वो डेस्टिनी बनती गई। बस इतना ही है। मतलब सर हम ये मान सकते हैं कि एक छोटी सी आवश्यकता जो आपको ऐसी महसूस हुई कि 2000 पर मंथ जो मुझे मिलते हैं, घर से आते हैं, तो वो मैं घर से ना लेकर के खुद के अपने सेल्फ से यदि टीचिंग के माध्यम से कमा। हाँ, मेरे को लगा कि BE कंप्लीट हो गई है, तो अब घर से 2000 लेना थोड़ा सा ऑड लग रहा था। तो मेरे को लगा इतनी कैपेबिलिटी तो रहना चाहिए कि अपना मंथ का जो 2000 है वो खर्चा तो चला सके। वहीं से स्टोरी स्टार्ट हुई। तो वो एक छोटी सी आवश्यकता ने सर एक ग्रेड एकेडमी की स्थापना का जो एक शुरुआत, हम पहली सीढ़ी जिसको हम कह सकते हैं, वो वहीं से स्टार्ट। यस जी। सर हम जानना चाहेंगे कि आप एक मिडिल क्लास परिवार और एक छोटे से गांव से हैं। तो सर एक मिडिल क्लास परिवार और एक गांव के माहौल में हम देखते हैं कि एक मिडिल क्लास परिवार में जो व्यक्ति जिसका जन्म होता है, तो उनको सर बचपन में बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारी अनएक्सपेक्टेड परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। तो आपके भी जीवन में सर क्या कुछ इस तरह की परिस्थितियाँ रही? नहीं, ऐसा मेरे को लगता है कि ऐसा कुछ मेरे लाइफ में कुछ ऐसा अनएक्सपेक्टेड उस वे में नहीं रहा। मेरे को लगता है कि हर मिडिल क्लास फैमिली के लाइफ में जो रहता है, हर मिडिल क्लास फैमिली को बहुत सारी चीज़ों के साथ कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। तो वही कंप्रोमाइज़ मैं भी किया। मैं कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी कुछ कंप्रोमाइज़ नहीं किया, लेकिन मेरे को लगता है हर मिडिल क्लास फैमिली को लगता है कि मेरे पास ये होना चाहिए, लेकिन उसके पास ये नहीं है। मतलब छोटी मोटी ज़रूरत तो पूरी हो जाती है, लेकिन उसको लगता है कि मेरे पास और भी कुछ स्पेशल होना चाहिए। तो वो स्पेशल चीज़ें उसको नहीं मिल पाती है। तो और मेरे को लगता है बहुत अच्छी बात है एक मिडिल क्लास फैमिली में, ठीक है वो वाला बहुत कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है, लेकिन ये बड़ी अच्छी चीज़ है कि उसको सब कुछ नहीं मिल पाता है। तो उसके मन में रहता है वो चाहत कि मेरे को ये चीज़ पाना है या ये चीज़ मेरे को चाहिए। तो कभी कभी हम बोलते हैं ना कि सब कुछ ना मिल पाना, ये कभी कभी लक की बात है कि आपको सब कुछ नहीं मिल पाता है। तो आपके माइंड में हमेशा रहता है कि ये मेरे को यहाँ तक अचीव करना है, तो आप अपने विजन को लेके फिर बहुत क्लियर भी होते कभी कभी। तो मेरे को लगता है कि मैं उस चीज़ को नेगेटिव नहीं मानता हूँ। मिडिल क्लास फैमिली में मेरे साथ ऐसा कुछ भी अनएक्सपेक्ट नहीं हुए। मेरे को लगता है सभी के साथ जो मिडिल क्लास फैमिली में प्रॉब्लम रहती है, वही बेसिक सी प्रॉब्लम हमको भी मिली। मतलब सर हम ये मान सकते हैं कि एक मिडिल क्लास परिवार के लोगों को समझौतावादी प्रवृत्तियों को अपनाते हुए चलते होना, उसका बहुत सारा एडवांटेज भी है लाइफ में। हम जब उस स्टेज से जब गुजरते, हो सकता है उस समय लोगों को अच्छा ना लगता हो, हमको भी नहीं लगता था, लेकिन उस स्टेज से हम जब गुजरते हैं, तो जब हम लाइफ में आगे बढ़ते हैं, तो जो एक्सपीरियंसेस होते हैं, जो छोटी छोटी चीज़ों के लिए देखना और उसका ना मिल पाना,
वो चीज़ें आपको कई बार बहुत आगे ले जाती है। तो मेरे को लगता है कि उसको मैं पॉजिटिव वे में लेता हूँ। तो उस ज़माने में तो नहीं लेता था, जब आपको ज़रूरत रहती थी उस ज़माने में तो आप कैसे पॉजिटिव लोगे। लेकिन जब मैं आज सोचता हूँ तो मेरे को लगता है कि जो भी हुआ वो सब सही हुआ। मतलब आज इस तरह का फील तो होता होगा सर कि हम आज जिन चीज़ों का आसानी से प्राप्त कर ले रहे हैं, बचपन में इन्हीं सब चीज़ों के लिए हम कभी बहुत ज़्यादा तरसे हैं। हाँ, मतलब पापा ठीक ठाक जॉब करते थे, मतलब फॉरेस्ट गार्ड ही थे। लेकिन फिर भी मतलब और सेकंड चीज़ है कि हमारा स्टार्टिंग से जैसा रहन सहन था उसमें हम लोग की एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा नहीं थी। मतलब ऐसा बहुत ज़्यादा हमारे माइंड में नहीं था कि हमको ये चाहिए। जितना हो सकता था एक पापा से, मिडिल क्लास फैमिली से जितना हो पाता था वो करते थे। और बहुत बार बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों की चाहत कभी रही नहीं। सबसे अच्छी चीज़ विलेज में पढ़ने के साथ सबसे अच्छी चीज़ क्या थी कि विलेज में सभी लोग मिडिल क्लास फैमिली या कुछ लोग अपर क्लास, कोई बहुत अमीर हाई फाई एक दो लोग होते होंगे, ज़्यादा लोग तो होते ही थे। तो आपको कभी बहुत डिफरेंस नहीं लगता था कि आप गरीब वो अमीर, सब लोग थोड़ा प्लस माइनस में जीते। कोई आपसे थोड़ा छोटा, कोई आपसे बहुत थोड़ा बड़ा, मैक्सिमम लोग आपके समान। तो बहुत डिफरेंसेस नहीं दिखता। अब जैसे जिस सिटी में हम थे, अब जैसे मैं निमपानी में था तो वहाँ पे कार ही उस पूरे विलेज में किसी एक आदमी के पास 800 कार थी। तो क्या ही फर्क पड़ेगा, किसी एक व्यक्ति के पास है, बाकी किसी के पास तो है नहीं। तो इतना माइंड में जाता। जब मैं फिर पाढ़र में जब आया तो वहाँ पे भी क्या था, 8-10 लोग ऐसे होंगे जिनके पास होगी कार, तो 8-10 क्या नंबर होता है। तो बहुत डिफरेंस नहीं दिखता था। तो कभी ऐसा डाउन वाला फील नहीं होता था कि यार अपन बहुत पीछे। जैसे सिटी में जो व्यक्ति रहता है, अब कोई अमीर भी होगा तो मुंबई सिटी में रहने के बाद तो उसको गरीब ही फील होता है जब भी अपनी बाजू से उतरता होगा, बाजू में कार दिखती होगी, इस टाइप की कार रहती होगी, उसको लगता है वो तो गरीब ही है। तो एक नॉर्मल सिटी में रहने के बहुत सारे फायदे हैं। आपको डिमोटिवेशन नहीं आता लोगों को देख के एटलीस्ट। तो ऐसा कभी नहीं लगा सर इस तरीके का मेरे को नहीं लगता है कि इस तरीके का कभी लगा कि हमारे पास ये चीज़ होना चाहिए, क्योंकि बहुत ही कम लोगों के पास बहुत हाई क्लास चीज़ें होती थी। तो ऐसा कभी लगा नहीं। लेकिन सर हम अक्सर ऐसा देख रहे के लोग जो हैं उस समय में, जिस समय आप थे, तो जैसे यदि वो अपने बच्चों के लिए कुछ अच्छा खिलौना या कुछ भी ऐसा खरीद के लाएं तो एक मिडिल क्लास परिवार के लोग नहीं खरीद पाते थे। तो वो चीज़ कभी ऐसा अंदर तक फील कर गई है? अब हाँ, वो मेमोरी है उतनी, कभी उस बात को लेके मेरी मेमोरी इतनी स्ट्रांग नहीं है कि कोई बात मेरे को ख़राब लग गई होगी कभी। उस बात को लेके बहुत स्ट्रांग मेमोरी नहीं है। बस जो मेरी ओल्ड मेमोरी है, स्कूल के टाइम की जो मेमोरी है, मतलब 1 से लेके क्लास 8 तक या फिर 9 से लेके 12 तक, वो घर और स्टडी और उनके अराउंड में ही है। मतलब वो माहौल ही ऐसा था कि वो स्टडी करो, घर में वो जो रहता था, पापा का जो डिसिप्लिन रहता था, मम्मी का जो केयर रहता था। तो मेरी यादें वहीं पे, बहुत ही कम ऐसी कोई यादें होगी कि अपने पास ये चीज़ होना चाहिए था, वो नहीं थी अपने पास। इससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा ऐसी मेमोरी में कुछ चीज़ें नहीं है कि ऐसा लगता हो। सर हम जानना चाहेंगे कि संघर्ष से सफलता का जो सफ़र आपने तय किया, तो इसमें अपने धैर्य को सर किस तरह आपने मजबूत बनाए रखा? ऐसा कुछ है नहीं। मतलब एक्चुअली क्या है कि आप अपने जो भी आपका जो भी काम होता है, जो भी ड्यूटीज़ होती है, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसको किस तरीके से आप एग्जीक्यूट करते हैं वही बहुत इंपॉर्टेंट है। और पेशेंस लेवल तो रखना पड़ता है, क्योंकि जैसे मैं बताया कि मेरे पास जॉब लग गई, BSNL की जॉब लग गई। उसके बाद ये मेरा इंडिविजुअल डिसीजन था कि मेरे को टीचिंग में रहना है, क्योंकि टीचिंग जो है वो प्राइवेट है, कोई परमानेंट तो है नहीं, या गवर्नमेंट जॉब भी नहीं है कि आप जब रिटायर होंगे तो पेंशन मिलेगा, ऐसा तो कुछ है नहीं। हमारे जो इंडियन जो कल्चर है, हमारी जो सोसाइटी है, उसमें गवर्नमेंट जॉब को लेके लोगों का अट्रैक्शन बहुत है। क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली में मैक्सिमम जो लोग होते हैं गवर्नमेंट जॉब में होते हैं, तो अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है कि लाइफ सिक्योर है, कुछ इधर उधर नहीं होगा लाइफ में, एट द एंड पेंशन मिलेगी, तो वैसा वाला पार्ट रहता है। तो मेरे को लगता है कि वहाँ से मैं सीखा हूँ कि आपको अगर कोई चीज़ पसंद है, और इसलिए नहीं कि मैं टीचिंग में इसलिए नहीं आया कि इसमें बहुत फेमस होते हैं या इसमें बहुत ज़्यादा मनी है, इसलिए टीचिंग में नहीं आया। मैं टीचिंग में इसलिए आया कि इसमें सेटिस्फेक्शन लेवल मेरे को बहुत अच्छा लगता था। मतलब वो वर्ड्स में मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ। मतलब आप क्लास में पढ़ा रहे हो, भले चाहे वो 10 लोग हैं, उस समय शुरू की बातें कम लोग रहते थे, 10 लोग हैं, 12 लोग हैं, और वो जो जिस तरीके से रिस्पेक्ट करते थे, जिस तरीके से वो एक्सप्रेशन देते थे, वो वर्ड्स में बताने लायक नहीं है। वो एक आत्मसंतुष्टि सर, वो एक एकदम मतलब सेल्फ सेटिस्फेक्शन जो होता है ना, वो नेक्स्ट लेवल था। हो सकता है मेरे को जॉब से नहीं आता, तो मैं बहुत बार सोचता था कि आपके लिए एक मोटिवेशन का काम किया। हाँ, मेरे को लगता है कि वही जो डिसिप्लिन वाला पार्ट था। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्या होता है कि जब आप स्ट्रगल में होते हैं तो आपका डिसिप्लिन भी बड़ा अच्छा होता है, क्योंकि आपके पास कुछ है नहीं, तो डिसिप्लिन बड़ा अच्छा होता है, विल पावर होती है, कुछ कर गुजरने की चाहत होती है, जब आपके पास कुछ होता नहीं है, जब आप स्ट्रगल वाले टाइम में रहते हैं। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब आप कुछ रीच कर लेते हो, जब आप अच्छा खासा एक फेमस बन गए, या फिर आप एक रिच पर्सन बन गए, आप जो नहीं सोचे थे वो भी आपको मिल गया। मतलब जो आपके ड्रीम नहीं थे वो सब आप अचीव कर लिए। होल्ड कर पाना बड़ा टफ है,
और उसके लिए तो बहुत डिसिप्लिन चाहिए, और डिसिप्लिन ना फेमस और रिच बनने के बाद बहुत मुश्किल है, क्योंकि जब सब चीज़ें आपके अकॉर्डिंग होती है तो आप डाउन टू अर्थ रहना बहुत मुश्किल है। फिर आपको लगता है जैसा मैं चाहता हूँ वैसा होता है, तो आपके बात करने का तरीका चेंज हो जाता है, फिर आप लोगों को कई बार उस तरीके से ट्रीट नहीं करते हो। तो ये दूर से बोलना बड़ा आसान है कि नहीं लोगों को डाउन टू अर्थ रहना चाहिए अमीर व्यक्ति बनने के बाद या फेमस व्यक्ति बनने के बाद। नहीं, एक इंसान है, इंसान में चेंजेस आना बड़ा लाजमी है। तो यही मेरे लिए सबसे बड़ा स्ट्रगल वाला पार्ट था कि कैसे इन सब चीज़ों को डिसिप्लिन में रखा जाए और सब अचीव होने के बाद इसको कैसे होल्ड किया जाए। तो मेरे को लगता है मेरे सक्सेस का वन ऑफ द रीज़न ये है कि अचीव करने के बाद भी मैं इस चीज़ को अदरवाइज़ नहीं लिया। मेरे को लगता है मैं इस चीज़ को अदरवाइज़ कभी नहीं लिया कि अपने पास बहुत है तो अब अपने को मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि मैं यहाँ भिलाई में जब पढ़ाता हूँ जो गेट की क्लासेस, तो मेरा कोई कंपटीशन था नहीं, तो मैं ऐसा कभी नहीं लिया कि मेरा तो कोई कंपटीशन नहीं है तो फिर मैं पढ़ाऊँ ना पढ़ाऊँ, कम पढ़ाऊँ, क्या ही फ़र्क पड़ता जब कोई कंपटीशन ही नहीं है। तो जब कंपटीशन नहीं रहता और जब आप पावरफुल होते हैं तो दुनिया का हर व्यक्ति मिस्टेक करता है। व्यक्ति मिस्टेक तभी करता है जब उसको लगता है कि अब सब कुछ प्रभुत्व मेरा है। जैसे गवर्नमेंट में भी अभी आप देखते हो तो वो बड़ा नॉर्मल है जब आपका प्रभुत्व आपका होता है। जैसे नोकिया का था तो नोकिया सब लोग यूज करते थे तो उनको पता ही नहीं चला उनकी मिस्टेक, कांग्रेस को पता नहीं चला उनकी मिस्टेक। तो जब आप पावरफुल होते हैं तो मिस्टेक की पॉसिबिलिटी बढ़ती है। तो मेरे को लगता है ऊपर वाले का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि ऐसा मेरे साथ नहीं हुआ कि जब मैं एक तरफा भी था या लोग कंपटीशन में नहीं थे तो भी मैं इस चीज़ को अदरवाइज़ नहीं लिया। मैं अपनी स्टडी करते रहा, मैं हर बार अपने लिए अपने लिए स्टेज बनाते रहा, अपने लिए कुछ ना कुछ चैलेंजेस बनाते रहा कि मेरे को इस बार इतना अच्छा करना है, मेरे को इस बार और अच्छा पढ़ाना है, और ड्रीम देखते रहा कि और अच्छा करेंगे और अच्छा करेंगे। तो मैं डे बाय डे, मंथ बाय मंथ, ईयर बाय ईयर में इस पर वर्क करते रहा। तो ये एक अच्छी चीज़ थी। और जब बिग कंपटीशन जब आया भी तो मेरे को कोई पता भी नहीं चला, बिकॉज मैं तो सालों से अपना एफर्ट कर रहा था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो कभी भी किसी को भी किसी भी चीज़ के लिए अदरवाइज नहीं लेना चाहिए, वो वाला प्राउड नहीं। एक इंटरनल प्राउड इज ऑलवेज गुड, लेकिन वैसा वाला प्राउड कि कोई आपको कभी हरा नहीं सकता है या कोई आपको क्रॉस नहीं कर सकता है, या आपके पास जो पैसे वो कभी ख़त्म नहीं होंगे, या जो सक्सेस है ये सक्सेस आप हमेशा होल्ड कर पाओगे, या ये फेम हमेशा होल्ड कर पाओगे। क्योंकि दुनिया की कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसको आप होल्ड कर सको, सब चीज़ें तो जाती है। अब डिपेंड करता है कि कितने समय तक आप रख पाते हो। सर अक्सर ऐसा कहा जाता है और सफलता को लंबे समय तक बरकरार रखना एक अलग चीज़ है, तो इसे आप किस रूप में देखते हैं? हाँ, मेरे को लगता है कि सफलता पाना भी अब आसान नहीं होता है। कई बार मैं ये नहीं बोलूँगा कि सफलता पाना सिर्फ हार्ड वर्क से सफलता पाई जा सकती है, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा। मेरे को लगता है कि कई बार जो आप हार्ड वर्क करते हो, जो आप ऑनेस्टी के साथ हार्ड वर्क करते हो, उसकी टाइमिंग अगर सही हो जाए तो आप सफल व्यक्ति बन सकते हो। बट टाइमिंग सही होने से आप सिर्फ सफल बन सकते हो। आप में बात थी, आप में कैपेबिलिटी थी, आप हार्ड वर्क करते थे, आप ऑनेस्ट पर्सन थे, और आपकी टाइमिंग सही थी। और टाइमिंग का सही होना लक है। अब आप सक्सेसफुल बन गए, बट अब सक्सेसफुल बनने के बाद उस सफलता को मेंटेन करना, मेरे को लगता है कि यहाँ से स्टोरी चालू होती है, और वो इम्पॉर्टेंट होता है कि अब उसको आप कैसे हैंडल करने वाले हो। तो वही चीज़ मेरे को लगता है कि सभी लोगों को सीखने वाली बात है। मैं भी लर्न ही कर रहा हूँ, ऐसा तो कुछ है नहीं कि मेरा बहुत एक्सपीरियंस हो गया, मैं भी लर्न कर रहा हूँ कि उसको ही होल्ड करने वाला जो है वही हमेशा स्ट्रगल होता है। तो अभी मेरे लाइफ में जो स्ट्रगल है वो यही है कि इन सब चीज़ों को कितने अच्छे तरीके से होल्ड किया जाए। आप जैसे जैसे रिच बनते जाते हो, सक्सेसफुल बनते जाते हो, फेमस होते जाते हो, तो डाउन टू अर्थ आप कैसे रहोगे, या फिर डाउन टू अर्थ होने की एक्टिंग अगर करते हो आप तो वो बाहर निकल जाएगा कभी ना कभी। किसी चीज़ की एक्टिंग करोगे तो जो इंटरनल है वो तो बाहर निकल जाएगा। तो आप कितने सहज हो सक्सेस को लेके, ये बहुत मैटर करता है। अगर वो आपके सिर में चढ़ गया कि यस मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तो मेरे को लगता है कि वो ज़्यादा दिन तक होल्ड करना टफ होगा। उसमें फिर पतन हो सकता है, सबका पतन होता है। तो फिर देखो, डाउन तो होना ही है, हमको एक दिन इस दुनिया से भी जाना है, तो डाउन तो सभी को होना है। अब गया तो डाउन, अब ये कितने समय तक आप इसको अच्छा रख पाते हो, यही इंपॉर्टेंट है। सर हम जानना चाहेंगे आपसे कि सफलता के लिए जो हमारे यूथ हैं, यंग लोग जो हैं, उन्हें आप क्या टिप्स देना चाहेंगे? देखो, सक्सेस की डेफिनेशन मेरे को लगता है पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। मेरा डेफिनेशन कुछ अलग होगा, किसी दूसरे का डेफिनेशन अलग होगा। और जो लोग बहुत हार्ड वर्क करते, बहुत प्लान करते, वो लोग अपने पैरामीटर ही चेंज कर देते हैं। तो सक्सेस का एक सिंगल डेफिनेशन नहीं है, सब लोग के अलग अलग पैरामीटर हैं, सब लोग अपने अकॉर्डिंग करते रहते हैं। तो सक्सेस की डेफिनेशन पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। बट फिर भी अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ तो मेरे को लगता है कि जो यूथ लोग हैं
उन लोगों को थोड़ा पेशेंस लेवल रखना चाहिए और सेल्फ बिलीव सिस्टम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो अभी यूथ लोगों में थोड़ा पेशेंस लेवल नहीं है, सेल्फ बिलीव सिस्टम नहीं है, उनको लगता है कुछ मैजिक होना चाहिए, कुछ ऐसा मैजिक हो कि मतलब 6 महीने में चीज़ें चेंज हो जाए या 1 साल में चीज़ें चेंज हो जाए। मेरे को लगता है कि जो सक्सेस वाला जो पार्ट है वो एक पूरा का पूरा प्रोसेस है, एक लॉन्ग ड्यूरेशन में एक गुड प्लानिंग के साथ जो एग्जीक्यूशन करने का जो प्रोसेस है वो है। तो वेट करना चाहिए मेरे को लगता है, और अपना जो ड्रीम है उसके लिए बेस्ट एफर्ट मारना चाहिए, जितना बेस्ट हो सके बेस्ट। आपको ना मतलब शॉर्ट पाथ को अप्लाई करने पे बिलीव करना चाहिए, ऐसा करने की नीड नहीं है। या आपको ये सोचने की नीड नहीं है बार बार कि मैं सक्सेसफुल कितने जल्दी होऊंगा। ये जो जल्दी वाला वर्ड है ना, मेरे अकॉर्डिंग वो उतना गुड काम नहीं करता आज की डेट में। और एक एवरेज लोगों को तो सक्सेसफुल होने के लिए कई बार सालों तक एफर्ट करना पड़ता है। और सब लोग सक्सेस का मीनिंग भी एक अलग तरीके से लेते हैं। लोग सोचते हैं कि सक्सेस का जो मीनिंग है वो एक अमीर व्यक्ति बनना या सक्सेसफुल व्यक्ति बनना, मतलब फेमस व्यक्ति बनना। मेरे लिए सक्सेस का मीनिंग एग्जैक्टली ये नहीं है। सक्सेस का मीनिंग मैं ऐसा नहीं सोचता हूँ। मेरे पापा जो है ना तो वो अमीर व्यक्ति है, ना मेरे पापा कोई फेमस व्यक्ति है, लेकिन वो सक्सेसफुल व्यक्ति है। तो मैं वो मीनिंग को बड़ा अच्छे से कनेक्ट करता हूँ, क्योंकि पूरी दुनिया के पूरे लोग अमीर व्यक्ति या फेमस नहीं हो सकते। तो सक्सेस को इस डेफिनेशन से जोड़ना कि जो अमीर है और जो फेमस है वो सक्सेसफुल है, तो ऐसे तो फिर बहुत सारे जो पेरेंट्स हैं, अब सचिन तेंदुलकर के जो फादर है वो कोई फेमस या अमीर व्यक्ति तो थे नहीं। सक्सेस की जो मीनिंग है वो जब तक इस दुनिया में आप हो, वो आपकी जब तक डेस्टिनी लिखी है तब तक मायने चेंज होते रहते हैं। अगर आप अपनी यंग एज में कुछ मैजिक नहीं कर पाए, और बहुत ही कम लोग कर पाते हैं, आपके बच्चे लोग भी अगर ज़िंदगी में अच्छा कर पाए और आपके मरने से पहले आपके अराउंड के लोग भी अच्छा कर पाए, तो ये भी सक्सेस है। आप अपने स्ट्रगल का जो ड्यूरेशन होता है उसमें आप क्या सीखते हो और अपने आने वाली जनरेशन को कैसे ट्रांसफ़र करते हो, ये भी सक्सेस का वन ऑफ द फॉर्म होता है। कभी कभी यंग लोग इस बात को नहीं समझ पाते, क्योंकि ये बात यंग लोगों को उतनी एक्सेप्टेड नहीं लगती। उनको लगता है सर क्या मज़ा सर, अगर हम बुढ़ापे में अगर सर हमारा बच्चा अच्छा कर रहा है सर, मज़ा तो तब है सर जब हम अच्छा करें। तो लोग हर चीज़ को ना खुद पे रखते हैं। मेरे को लगता है कि पूरी जो जर्नी है उसमें सक्सेस के अपने मायने हैं। हम ये नहीं बोल सकते कि कोई 25 साल में कौन व्यक्ति कितना अच्छा किया या कोई 30 साल में कौन अच्छा किया। मेरे को लगता है सक्सेस का मीनिंग जो है इस दुनिया से जाने से पहले ओवरऑल आप क्या फीलिंग लेके जा रहे हो, ये सक्सेस की मीनिंग है। और हो सकता है कि उस मीनिंग को जो सामने से जो लोग देख रहे उनकी जो डेफिनेशन हो वो डिफरेंट हो सकती है। बस इतना ही है। सर जैसा आपने बताया, वर्तमान में हम देख रहे हैं आज की यूथ को कि वो उतना धैर्य नहीं रख पा रहा, उतना पैसेंस नहीं रख पा रहा। और दूसरा जो आपने मैजिकल वाला पार्ट बताया, यानी यूथ लोगों को ऐसा लगता है कोई मैजिक क्रिएट हो जाए और वो रातों रात सक्सेस हो जाए। तो इसके लिए सर आप क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअली इस इन्वायरमेंट में जी रहे हो ना, वो इंस्टाग्राम की दुनिया जी रहे, फेसबुक की दुनिया जी रहे। वो देख रहे हैं कि कई लोग एक वीडियो बना के फेमस हो गए, कई लोग कुछ सेंसेशन कुछ हो गया और वो हिट हो गए। तो वो लोग ना उन लोगों को देखते हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं कि ऐसे लोग बड़े कम हैं। और हम किसी को कॉपी करके कभी भी फेमस नहीं हो सकते, क्योंकि कॉपी करने से फेमस कोई कैसे होगा। अब जैसे अभी एक सेंसेशन जैसे हुआ, वो कच्चा बादाम वाला एक वीडियो आया और वो जो मूंगफली वगैरह बेचता था तो वो एकदम से सेलिब्रिटी टाइप से बन गया सोशल मीडिया में। तो ऐसे बहुत सारे लोग होंगे। तो कई बार लोग इनको देख के सोचते हैं कि यार मैं भी गरीबी से एकदम से अमीर कैसे बन जाऊं करके, ऐसा कुछ मैजिक हो जाए। तो कुछ लोगों को देख के मैजिक पे बिलीव करने लग जाते हैं, बिना ये जाने कि उनकी खुद की जो जिसके साथ ऐसा हुआ है उसकी पास्ट स्टोरी कैसे होगी। तो मेरे को लगता है कि जो यंग लोग हैं उनको अपने प्रेजेंट को अच्छे से जीना चाहिए, प्रेजेंट पे अच्छे से काम करना चाहिए, अपनी वीकनेस पे काम करना चाहिए, और सक्सेस की जो मीनिंग है उसको अच्छे से समझना जरूरी है कि एक्चुअली सक्सेस क्या है। सर अब हम जानना चाहेंगे आपसे कि आज आप इस एक बड़े मुकाम पर हैं, तो समाज और देश की यदि हम बात करें तो उसके प्रति सर आपका क्या योगदान, आप क्या दे पा रहे हैं योगदान? अच्छा, ये बड़ा गुड क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसा होता है ना कि सभी लोग अपनी ज़िंदगी में बिजी है और सभी लोग अपनी फैमिली के लिए अच्छा करना चाहते हैं, अपने बच्चों के लिए, वाइफ के लिए, पेरेंट्स के लिए, सभी लोग अच्छा करना चाहते हैं। उसमें तो ये तो कॉमन एजेंडा है, सभी लोग करना चाहते हैं। इम्पॉर्टेंट ये है कि इसके साथ साथ क्या आप सोसाइटी को कुछ दिए, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। तो ऐसे टीचर में अगर बोलूँ तो मेरे लिए बड़ा आसान है इस क्वेश्चन का रिप्लाई करना कि यार मैं वैसे भी इतने सारे स्टूडेंट लोगों को पढ़ा रहा हूँ, तो मैं सोसाइटी को वैसे भी कंट्रीब्यूट कर ही रहा हूँ। बिकॉज इतने सारे जो स्टूडेंट है वो देश का एक गुड फ्यूचर बन रहे हैं, इतने सारे टेक्निकल फील्ड में जा रहे हैं, चाहे इसरो हो, DRD हो, चाहे फिर वो इंटेल में काम करे। दुनिया की ऐसी कोई जगह नहीं होगी जहाँ मेरा स्टूडेंट नहीं होगा। दुनिया में ऐसी कोई भी सिटी नहीं होगी, बड़ी सिटी, जिसमें मेरा स्टूडेंट आज की डेट में नहीं होगा। तो मेरे लिए बड़ा आसान है कि ऑलरेडी मैं बहुत सारा जो
स्टडी जो मैं पढ़ाता हूँ तो लोग अच्छी अच्छी जगह पे पढ़ते हैं, लेकिन मेरे को लगता है तो हर टीचर करता है, तो ये तो मेरा प्रोफेशनल हुआ। अब मैं अगर पर्सनल बात करूँ तो मैं बहुत सारी चीज़ें करते रहता हूँ, जहाँ पे भी लोगों की हेल्प हो सके वहाँ पे हेल्प करता हूँ। जब पुलवामा अटैक हुआ था तो वहाँ पे भी मेरा कंट्रीब्यूशन था। जब कोरोना के टाइम पे जब जब फर्स्ट वेव आया था तो वहाँ पे भी मैं सीजी गवर्नमेंट को 3 लाख रुपए दिया था। तो ऐसा मैं करते रहता हूँ। मैं अपने अराउंड में भी, हमारे अराउंड में भी कुछ लोग जो हमारे ऑफिस में काम करते हैं, उनके यहाँ भी एक बच्ची है, उसको भी इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़वा रहा हूँ मैं। तो ऐसा कंट्रीब्यूशन मैं करते रहता हूँ। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो इन जनरल लोगों को नहीं पता होती, लेकिन मेरे को लगता है कि जो में से बन पड़ेगा, जो प्रोफेशनल लाइफ के छोड़ के भी अगर जो दूसरी चीज़ें हैं वो में से अगर हो सकता है तो मैं करूँगा। आगे आने वाले समय मेरे और भी प्लानिंग है कि मैं एनजीओ वगैरह में प्लान कर रहा हूँ, जिसमें कि स्कूल एजुकेशन पे काम करूँगा। जो बहुत इंटीरियर इलाके होते हैं जहाँ पे अच्छा एजुकेशन नहीं पहुँच पाता है, उनके लिए मेरा बहुत मन है कि उनकी लाइफ के लिए मैं बहुत पॉजिटिव कंट्रीब्यूट कर सकूँ। बहुत सारे लोगों को मैं एक सेम प्लेटफॉर्म पर लेके आऊँगा और एक अच्छा खासा जो हो सकता है उन लोगों के लिए एक एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, उस साइड में मेरा एफर्ट रहेगा। सर, हम जानना चाहेंगे अब कि आपने अपनी लाइफ में इतना बेस्ट अचीवमेंट, एक मुकाम जो है वो हासिल किया, तो कभी सर ऐसा महसूस होता है कि मुझे जो मैंने सोचा था वो सब कुछ मुझे प्राप्त हुआ, या फिर ऐसा कुछ लगता है कि कहीं कुछ कमी रह गई? अच्छा, ये तो बड़ा ही थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। मेरे को लगता नहीं कि दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति होगा जिसको ये लगता होगा कि वो जो चाहता है वो सब उसको मिल गया या उसको मिलने वाला है। आपकी हमेशा अधूरी ख्वाहिशें रहेगी और ये ज़िंदगी जीने का यही मज़ा बढ़ाती है, क्योंकि कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसको सब कुछ मिल जाए, कोई भी नहीं होगा इस दुनिया में। क्योंकि जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हैं आपकी ख्वाहिशें बढ़ती जाती है। अगर ख्वाहिश अगर अगर ख्वाहिश अगर मैं 12th क्लास में था और मैं अपनी एक ख्वाहिश लिख दूँ, तो ख्वाहिश तो मेरे को लगता है बड़ी जल्दी 5, 6, 7 साल 8 सालों में कंप्लीट हो गई होगी। मैं 2010 में अपनी कोई ख्वाहिश लिखा, 10 ख्वाहिश लिखा कि मेरे को ये चीज़ चाहिए। मेरे को लगता है कि 2015 होते होते तक वो ख्वाहिश पूरी हो गई, लेकिन 2015 में नई ख्वाहिश चालू हुई, वो 2020 में कंप्लीट हो गई। 2020 में नई ख्वाहिश चालू हुई जो 2025 में होगी। तो ख्वाहिशों का कोई अंत नहीं है। और मेरे को लगता है कि अगर ख्वाहिशों का अगर अंत हो गया तो फिर जीने का मज़ा ही क्या है। तो कुछ तो कमी रहना चाहिए, और मेरे को लगता है जो कुछ कमी रहती है वही मोटिवेट करती है कुछ करने के लिए। अगर आपको सब कुछ मिल गया तो कुछ करने का मज़ा ही ख़त्म हो जाएगा। फिर तो क्या है, मतलब फिर कुछ चैलेंजेस नहीं होंगे। और हम बोलते हैं ना कि लाइफ में साइनोसोडल अप डाउन्स रहना चाहिए। तो आपको अगर कुछ करके बहुत मज़ा आ रहा है तो लाइफ इज़ गोइंग गुड, आपको कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, सब अच्छा हो रहा है आपके साथ। अब आपको अच्छा होने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आपको लगता है ठीक है, तो फिर ज़िंदगी जीने का मज़ा नहीं है। तो इसलिए आपको हर चीज़ नहीं मिलना चाहिए। आप चलते चलते आपका गिरना भी जरूरी, थोड़ा सा गिरना जरूरी है, क्योंकि गिरने के बाद फिर से उठ के कुछ पाने का फिर वो अचीवमेंट का जो फील फैक्टर है वो आएगा। अदरवाइज फील फैक्टर ही खत्म हो जाएगा। यानी सर डाउन जो वो है वो आना चाहिए लाइफ में। ऐसा कोई चाहता नहीं है, लेकिन आना चाहिए। आना चाहिए, वो आपको फिर से पुनः खड़े होने के लिए प्रेरित करे। हाँ, और यही लाइफ है, एक्चुअली यही लाइफ है जी। यानी सर सब कुछ यदि मिल जाए तो लोगों को ऐसा लगेगा कि अब तो सब कंप्लीट हो गया, वो आगे कुछ करने के लिए प्रोत्साहित नहीं है। हाँ, लेकिन ऐसा कोई भी नहीं होता इस दुनिया में, क्योंकि सबकी ख्वाहिशें बढ़ते जाती है। तो और इस दुनिया से एक दिन आप चले जाते हैं, लेकिन ख्वाहिशें कभी ख़त्म नहीं होती। तो सर इस मुकाम पर आकर के भी ऐसा आपको लगता है कि मैं अभी इनकम्प्लीट हूँ? हाँ, मेरे को लगता है कि अभी हाँ, और कुछ पाना है। मेरे को लगता है मेरे में पोटेंशियल और भी है। मैं सोसाइटी को और अच्छा कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ। मैं और भी स्टूडेंट कम्युनिटी के लिए और भी गुड कर सकता हूँ। तो मेरे पास अभी भी n नंबर ऑफ प्लान है जिसको मैं एग्जीक्यूट करना चाहता हूँ, और आने वाले समय में हो सकता है कि मैं करूँ। सर आज आपसे एक बहुत ही सार्थक और विस्तारपूर्वक चर्चा हुई। आई होप हम ऐसा मान के चलेंगे कि हमारे जो यूथ है, जो हमारी यंग जनरेशन है, उनको एक बहुत ही बेस्ट मैसेज सर आज आपके माध्यम से हुआ, और वो लाइफ में उसे अपनी सफलता के लिए उसका प्रयोग